हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना किसको स्टार्ट करेंगे? परमाणु संरचना को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अध्याय नंबर 2 है ये अपना केमिस्ट्री का। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि क्या पढ़ना है तो पढ़ने में बहुत अच्छा मज़ा आता है। ठीक है, तो जान लेते हैं अध्याय की विषय वस्तु को। तो आप थोड़ा घबराइए मत, ये वही पॉइंट्स हैं, ये वही सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में हैं, वो ही अपन ने लिखे हैं। कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन है बहुत छोटे छोटे। ठीक है, और बहुत सरल सरल है। पहला है अपरमाणविक कणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु मॉडल। ये सारे के सारे बिंदु हैं। आप इन सभी बिंदुओं का मिलान अपनी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक, रदरफोर्ड मॉडल के दोष, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और है यहाँ पर परमाणविक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या, बोर मॉडल की सीमाएं, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की, और द्रव्य का द्वैत व्यवहार, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, कक्षक एवं क्वांटम संख्या, परमाणु कक्षकों की आकृतियां, कक्षकों की ऊर्जाएं, परमाणु के कक्षकों का भरा जाना, यानी किस प्रकार से हम कक्षकों को भरते हैं परमाणुओं से, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण रूपेण पूरित एवं अर्धपूरित उपकोशों का स्थायित्व। यानी हम पूरी तरीके से परमाणु को समझने वाले हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु से हम क्या क्या कर सकते हैं, और परमाणु के क्या क्या प्रैक्टिकल उपयोग हैं। ठीक है, उन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का महत्वपूर्ण बिंदु अपना रहेगा, इस पाठ की शुरुआत हम करेंगे अपरमाणविक कणों की खोज से, है ना। 2.1 टॉपिक से करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन जानेंगे कुछ भूमिका। क्या जानने वाले हैं? थोड़ी भूमिका ले लेते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पाठ में कुछ ऊपर की बातें दी होती है, उसको समझना पड़ता है। उसमें यह लिखा रहता है कि आगामी जो चैप्टर होगा, आने वाला जो चैप्टर होगा, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं, एक क्वाइट दे रखा है, एक कथन दे रखा है, विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता यानी कि अलग अलग पाया जाना। हर एक तत्व एक अन्य तत्व से विविधता दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है? ये कथन के अनुसार, इस कथन के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके परमाणु की, तत्वों के परमाणु की आंतरिक संरचना में, उनकी जो आंतरिक संरचना होती है में निहित विविधता से पथरेखित होती है। यानी कि परमाणु की जो आंतरिक संरचना होती है वो हर एक तत्व के परमाणु की अलग अलग होती है। इसी कारण से जो अलग अलग तत्व होते हैं वो विभिन्न, मतलब प्रचुर विविधता पाई जाती है उनके गुणों में, चाहे वो भौतिक गुण हो या फिर रासायनिक गुण हो। चलिए इस कथन के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है, भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही लगभग 400 ईस्वी पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। यानी भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से परमाणु के अनेक अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। यानी बहुत पहले से ही भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक, इन सब ने पहले से ही परमाणु का जो कंसेप्ट था वो पहले ही प्रस्तावित किया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य मतलब होता है मैटर, मतलब आसान भाषा में कहें तो पदार्थ जो होता है, द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक इन दोनों ने ही कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। मूल संरचनात्मक भाग यानी कि संरचना के, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के मूल पार्ट होते हैं। यानी मेन पार्ट कौन होता है? परमाणु होता है। ठीक है,
किनका कहना था? किसके अनुसार? भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों के अनुसार किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का जो मेन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो कौन होता है? परमाणु होता है। यानी उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों के अनुसार जो द्रव्य होता है, अगर हम उसको, या जो पदार्थ होता है, अगर उसको लगातार विभाजित करते जाएं, यानी उसको तोड़ते चले जाएं या फिर काटते चले जाएं, तो अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं। अंततः हमें क्या प्राप्त होते हैं? परमाणु प्राप्त होते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसके अनुसार था? भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक के अनुसार। आगे लिख रखा है परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। परमाणु जो शब्द है या एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ ग्रीक भाषा के कौन से शब्द? एटोमिया। क्या लिख रखा है? एटोमियो शब्द का से लिया गया है ये। और एटोमियो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है न काटे जाने वाला, जिसे हम अनकटेबल कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अविभाज्य, नॉन डिविजिबल होता है। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। ये सारी जो बातें हमने अभी अभी पढ़ी कि जो परमाणु होता है वो द्रव्य का मूल संरचनात्मक भाग होता है, और जब हम किसी पदार्थ को लगातार विभाजित करते हैं तो अंततः हमें परमाणु प्राप्त होता है, और परमाणु और अधिक विभाजित नहीं हो सकता, है ना। ये सारी की सारी बातें सिर्फ कल्पना पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कल्पना पर आधारित थे। जैसा कि स्टार्टिंग में भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक का मतलब ही ये होता है कल्पना, ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी भी थी कल्पना पर आधारित थी, है ना। इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उतना संभव ही नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई भी यंत्र नहीं थे, इसलिए संभव नहीं था। इसलिए ये सिर्फ सोच थी, कल्पना थी। फिर बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे। मतलब इसको मानते चले गए कि परमाणु ऐसा होता है कि परमाणु मूल कण होता है किसका? किसी पदार्थ का, ये मानते चले गए, ठीक है। परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसा नहीं चलेगा, हमारे को कुछ ना कुछ ठोस सबूत चाहिए। अगर किसी भविष्य में अगर किसी ने पूछा कि आपने ये कथन कैसे दिया, है ना, तो प्रूफ मांगेगा वो, तो प्रूफ देना जरूरी था। इसके लिए प्रायोगिक परीक्षण हुए, और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? 18वीं शताब्दी से। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी सबसे पहले प्रूफ किसने दिया? 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी परमाणु के बारे में एक ठोस प्रूफ दिया। किसने? जॉन डाल्टन साहब ने, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। कब दिया? 1808 में। उनका सिद्धांत, जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना, ठीक है। उनका सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य में था? परमाणु सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में था। और उनके जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नाम क्या था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में मोटे मोटे तौर पर यह माना गया कि परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। जो पदार्थ होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक बॉल मान लो, है ना, आइसक्रीम मान लो, इनकी ये जो भी बनते हैं, ये इनका जो मूल कण होता है जिनसे ये मिलकर बनते हैं वो क्या होता है? परमाणु होता है। ये मान लिया गया था। आगे लिखा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। मतलब जैसे ही परमाणु सिद्धांत आया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, तो उससे अन्य जो नियम थे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, स्थिर संगठन का नियम था, गुणित अनुपात का नियम था, इनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों यानी रिजल्ट को वर्णित करने में विफल रहा। यानी बहुत से ऐसे भी प्रयोग हुए थे
जिनका जो रिजल्ट था वो मैच नहीं कर पा रहा था, या जो अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो उन परिणामों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना। जैसे कि उनमें से एक उदाहरण ले लेते हैं, कांच अथवा एवोनॉइड को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। तो इस विद्युत आवेश की उत्पत्ति को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए कोई कहीं कहीं ये सिद्धांत लागू हुआ तो कहीं कहीं ये लागू नहीं भी हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। इस एकक को हमने उन प्रायोगिक प्रेक्षणों से आरंभ किया है जो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। मतलब इस एकक यानी इस पाठ को हमने प्रायोगिक प्रेक्षणों से आरंभ किया है। प्रायोगिक प्रेक्षण से यानी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके माध्यम से स्टार्ट करा है, और ये जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे वो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे। ठीक है, इससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु छोटे कणों जैसे कि अवपरमाणविक कणों, छोटे कणों, परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवपरमाणविक कण कहते हैं, से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु भी अभी तक हमने देखा था कि पदार्थ का जो मूल कण होता है वो परमाणु होता है, लेकिन परमाणु का भी मूल कण होते हैं, परमाणु का भी मूल कण होता है, और जिन्हें हम अवपरमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवपरमाणविक कण। और वो अवपरमाणविक कण कौन कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि डाल्टन ने तो पदार्थ के मूल कण किसको माना, परमाणु को माना, लेकिन अब तो परमाणु के भी मूल कण आ चुके, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है, न्यूट्रॉन आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग धारणा बन चुकी थी डाल्टन की परमाणु सिद्धांत से, और जो 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किए गए, उन दोनों को यदि तुलना की जाए तो डाल्टन बिल्कुल विपरीत जाते हैं। तो ये बात अपन ने देखी। अब देख लेते हैं अवपरमाणविक कणों की खोज। अब अपना जो 2.1 टॉपिक है अवपरमाणविक कणों की खोज, इसको अपन शुरू करते हैं। तो अवपरमाणविक कण कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ड में कि बताइए कि अवपरमाणविक कण कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवपरमाणविक कण होते हैं। ठीक है, और परमाणु छोटे कणों, जिन छोटे कणों, अब पूछ लिया जाए अवपरमाणविक कण किसे कहते हैं, वह कण जो परमाणु छोटे कणों में होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से समझेंगे तो अपन पाएंगे कि परमाणु के छोटे कण को ही अवपरमाणविक कण कहते हैं। अवपरमाणविक कण क्या होता है, परमाणु के छोटे कणों को ही अवपरमाणविक कण कहते हैं। जैसे कि इसके विषय में एनसीईआरटी क्या कहती है उसको पढ़ते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और अनेक जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि यही 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग करे, और उनमें एक था गैसों में विद्युत विसर्जन। इन प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई कि परमाणु की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है परमाणु का। जैसे आज हम पूछें कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, इसकी संरचना कैसी है, तो आज हमारे लिए व्याख्या करना बहुत सरल आ जाता है। आज किसी भी बच्चे या किसी भी बड़े से आप पूछोगे कि मानव की संरचना कैसी है, तो वो एक जवाब देगा, मानव की संरचना स्केलेटन। उसके मुंह पर एक ही शब्द आएगा, स्केलेटन, यानी कंकाल तंत्र को आप देख लीजिए, मानव संरचना हूबहू वैसे ही दिखती है। लेकिन अभी तक परमाणु का कोई भी संरचना हमारे पास नहीं था, परमाणु की कोई भी संरचना हमारे पास नहीं थी। कब तक, 19वीं शताब्दी तक हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने परीक्षण करे, और कौन से परीक्षण करा, गैसों में विद्युत विसर्जन। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि गैसों में विद्युत विसर्जन क्या प्रयोग था, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अपन ने इसको जब करा तो इसके परिणामों से हमें परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ये ध्यातव्य रखिए कि गैसों में विद्युत विसर्जन इस प्रयोग को करने से पहले हमें कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, कुछ मूल नियम ध्यान में रखने होने चाहिए। वो मूल नियम क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश जैसे प्लस प्लस, धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका यह मतलब है। ठीक है, तो अपन ने 2.1 टॉपिक को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करा। अब थोड़ा नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। इस सेक्शन के जो नोट्स हैं वो आप लिखेंगे अब, ठीक है ना। अभी तक आपने पढ़ा, अब अपन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ, वो लिखिए आप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणु यानी एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियों का अर्थ न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। ठीक है, ये पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु है कि सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया, यानी मेन पार्टिकल माना गया। कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टिकल। मूल यानी मेन या रूट जो होती है ना, वो। फिर तीसरा पॉइंट था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से किन नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या हो सकी। हमने कुछ नियमों को पढ़ा था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से किन नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या हो सकी? बताइए, जवाब दीजिए। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। तो पहला जो नियम था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों लॉस को हम पढ़कर आ चुके हैं। कहाँ पर? एकक 1 में, है ना, यानी पार्ट 1 में हम इसके अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या कर आ चुके हैं। फिर हम देखने वाले हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल किन प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करने में असफल रहा। सफल रहा जिन परिणामों की व्याख्या करने में, वो तो 3 आपको दे दिए। असफल भी तो रहा था, तो वो कौन सा था? वो था कांच अथवा एबोनॉइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। इस परिणाम को, विद्युत आवेश की उत्पत्ति की परिणाम को की व्याख्या करने में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या रहा? विफल रहा था। ठीक है, ये तो भूमिका के पॉइंट्स थे सारे के सारे, जो अपन ने स्टार्टिंग में भूमिका पढ़ी थी ना, उसके पॉइंट्स थे ये सारे के सारे। और एक और इसमें एक पॉइंट आता है कि परमाणु छोटे कणों यानी अपरमाणवीय कणों से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये भी देखा था अपन ने कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अवपरमाणविक कण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 4 बिंदु है ना, 1, 2, 3 और 4 और 5 बिंदु किससे रिलेटेड थे? भूमिका से। भूमिका के सेक्शन में भूमिका पॉइंट डालेंगे, उसके नीचे आप 5 पॉइंट लिखेंगे ऐसे। इसके बाद हमने पढ़ा था अवपरमाणविक कणों की खोज, ये टॉपिक था अपना 2.1। तो 2.1 टॉपिक में आप सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे जो कि आपके सामने है कि आवेशित कणों का व्यवहार, है ना। आवेशित कणों का व्यवहार ये जानने योग्य है आपके लिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धनात्मक है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला धनात्मक आवेश इसको धक्का मारेगा, ये वाला धन आवेश इसको धक्का मारेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। ये ऋण आवेश इसको धक्का मारेगा, ऋण आवेश को, ये ऋण आवेश इस दूसरे वाले ऋण आवेश को धक्का मारेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलेगी। फिर दूसरा अपन ने बात जानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ ऋण आवेश लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो वीडियो है आज का वो कंप्लीट होता है। नोट्स आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया, समझ में आया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना चैनल को, ताकि
आगे वाले जो वीडियोस हैं उनको जल्दी से जल्दी लाने की मैं कोशिश करूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।